हेलो एंड वेलकम टू वन इंडिया। आईपीएल ऑक्शन के दौरान एक बिहारी की चर्चा सबसे ज़्यादा हुई है जिसने शायद सबको साइड लाइन कर दिया है। लेकिन हम एमएस धोनी की बात क्यों कर रहे हैं? क्रिकेट कभी एमएस धोनी को अलविदा कह पाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। हेलो एंड वेलकम टू वन इंडिया। एमएस धोनी ने भले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया हो, लेकिन उनकी बातें, उनकी चर्चा कभी कम नहीं होती है। आईपीएल ऑक्शन हमने देखा 2025 का, अभी सऊदी अरेबिया के जेद्दा शहर में कंप्लीट हुआ, जहां पर करोड़ों की बोली लगी सभी खिलाड़ियों पर, सभी बड़े बड़े नामों पर। ऋषभ पंत बड़ा नाम उभर करके आए, 27 करोड़ ही हो गए हैं। श्रेयस अय्यर 20 करोड़ से ऊपर बिक गए। सरप्राइजिंगली दूसरे अय्यर, वेंकटेश अय्यर ने अच्छी खासी बोली लगवाई, 24 करोड़ के करीब उनको कोलकाता नाइट राइडर्स देगी। लेकिन इस पूरे आईपीएल ऑक्शन के दौरान एक बिहारी की चर्चा सबसे ज़्यादा हुई है जिसने शायद सबको साइड लाइन कर दिया है। 14 साल का नौजवान है, नाम है वैभव सूर्यवंशी। लेकिन हम एमएस धोनी की बात क्यों कर रहे हैं, उस पर भी चर्चा करते हैं। देखिए, जब क्रिकेट की बात होती है, भारतीय क्रिकेट की बात जब होगी और भारतीय क्रिकेट की जब किताब कभी लिखी जाएगी जो एक महागाथा से कम नहीं होगी, उस महागाथा का शायद सबसे अग्रिम जो अध्याय होगा वो एमएस धोनी के द्वारा लिखा जाएगा या एमएस धोनी पर लिखा जाएगा, इसमें शायद कोई शक नहीं है। और एमएस धोनी का कंट्रीब्यूशन भारतीय क्रिकेट के साथ साथ बिहार, झारखंड क्रिकेट के लिए भी बहुत मायने रखता है। शायद वो दौर ऐसा था जब बिहार के खिलाड़ियों के बारे में कोई चर्चा नहीं होती थी, क्योंकि बिहार के खिलाड़ी पलायन करके दूसरे राज्यों से अपने क्रिकेट को संवारते थे, अवसर तलाशते थे और अपने क्रिकेट को तराशते भी थे। ऐसे में एमएस धोनी आते हैं, झारखंड का लंबे सुनहरे बालों वाला लड़का, अपने बड़े बड़े शॉट्स के लिए उसने पहले देश में उपलब्धि पाई, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि पाई। खेल से ही नहीं, अपने स्टाइल स्टेटमेंट से भी एमएस धोनी को बहुत ज़्यादा ख्याति मिली। लेकिन एमएस धोनी के अंदर वो जो ठेठपन था, एमएस धोनी का जो बिहारपन था, जो रूट से उनके जुड़ी हुई जो बातें थी, वो उनको शायद सबसे अलग बनाती थी। और एक दौर शुरू हुआ एमएस धोनी के बाद जब भारतीय क्रिकेट में छोटे शहरों से खिलाड़ियों का पदार्पण हुआ, और उसी में एक कड़ी है वैभव सूर्यवंशी। जी बिल्कुल, मेरे साथ केशव हैं और अब चर्चा करते हैं कि बिहार का क्रिकेट कितना फला फूला है पिछले 10 सालों में या नहीं फला फूला है, और अब आगे आने वाले समय में न सिर्फ बिहार बल्कि अगर हम बात करें उन बीमारू राज्यों की जो बीमारू राज्य कहे जाते थे, वहाँ क्रिकेट का जो ग्राफ है वो कैसे और अब किस तरीके से बढ़ रहा है। जी अविनाश, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से प्रस्तावना रखी है इस अंक की। और एक बात आपने कहा कि एमएस धोनी ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है, तो एमएस धोनी भले क्रिकेट को अलविदा कह दें, हालांकि अभी उन्होंने कहा नहीं है पूरी तरह से, लेकिन क्रिकेट कभी एमएस धोनी को अलविदा कह पाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। उनका जो न केवल कैरियर, उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनका जो स्टेचर रहा है, और जिस तरह से न केवल उन्होंने क्रिकेट खेला, भारतीय क्रिकेट को जिस तरह से उन्होंने संवारा है वो इनक्रेडिबल है। जी, क्रिकेट के इतिहास में ऐसे लीडर आपको बिरले ही मिलेंगे, बहुत मुश्किल है दूसरा एमएस डी होना और ढूंढना भी। एमएसडी होने का क्या मतलब है, आप इस बात से समझिए कि एक एमएसडी के कारण झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन फलता फूलता है। जी हाँ, वो संवर जाता है। और उसी एमएसडी के नहीं होने के कारण, मतलब अगर बिहार के पास भी जब एकीकृत राज्य हुआ करता था, बिहार एक ही था, तो एमएसडी बिहार को रिप्रेजेंट करते थे। जी, और कभी आप जानते होंगे ऐसे एनेक्डोट्स बहुत हैं, उनके टीममेट्स जब वो टीम इंडिया में आए थे तो उन्हें बिहारी कह के चढ़ाया करते थे, लेकिन एमएसडी ने उसको भी विथ ह्यूमिलिएशन लिया और मतलब कभी इन चीज़ों से ऑफेंडेड नहीं होते थे। हालांकि उनकी अपनी एक पहचान रही, लेकिन बिहारी होना उनके लिए कोई शर्म की बात नहीं बल्कि गर्व की बात थी। कुछ बिहार ट्रॉफी में बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिस मैच की चर्चा एमएसडी मूवी में भी हुई है और अमूमन हर मौके पे उसकी चर्चा की जाती है। जहां युवराज सिंह ने धागे खोल दिए थे, वहां पर बिहार के तरफ से अगर किसी ने मोर्चा थामा और मुझे लगता है ये धागा खोल दिया जो फ्रेज है वो भी बिहारी फ्रेज है, लेकिन शायद उस फिल्म से लोगों ने धागा खोल दिया
बोलना शुरू किया, क्योंकि हमने तो बातें की है, हमने सुना है, बिल्कुल। अपने परिवेश में हमने इन शब्द को काफी ज्यादा यूज भी किया है, लेकिन पूरे अगर आप वैश्विक स्तर पर देखें तो शायद ये शब्द इससे पहले यूज बिल्कुल। तो कूच बिहार ट्रॉफी होती है, उसके बाद 2000 का दशक आता है। 2000 के दशक में एक बड़ी घटना होती है, बिहार से झारखंड का अलग होना जी। और ये वैसा समय था जब जो हिस्सा झारखंड में आ गया था, उनके संसाधनों का क्या होगा, उनको कौन मैनेज करेगा, उसमें से तमाम तरह की प्रतिभाएं भी थी संसाधनों के साथ साथ। जो क्रिकेट बोर्ड था, क्रिकेट एसोसिएशन था, वो एक ही था जी। लेकिन अब उस क्रिकेट एसोसिएशन का कर्ता धर्ता कौन होगा, इसको लेकर के एक लंबी लड़ाई हुई और फाइनली 2004 के आसपास, अगर मुझे सही से याद है तो, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन अस्तित्व में आया और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में राजनीतिक दखलंदाजी के कारण बीसीसीआई ने इसे डिसमेंटल कर दिया जी। तो करीब 10 सालों तक या उससे भी अधिक 15 सालों तक बिहार में तो कोई क्रिकेट बोर्ड ही नहीं थी। जी हाँ। तो बिहार से खिलाड़ी आते कहाँ से? इस बीच में आपने देखा, हम सब ने देखा, ईशान किशन, पटना का पुनाईचक का लड़का, जी हाँ, वो आता है इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी धाक भी जमाता है, लेकिन ईशान किशन जैसी प्रतिभाओं को भी थोड़ा सा ही सही लेकिन पलायन करना पड़ा। जी हाँ। पटना में मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम, अब मैं उसके पास काफ़ी सालों तक रहा हूं और फॉर्चुनेटली लकीली मुझे मोइनुल हक में खेलने का भी मौका मिला है। लंबी लंबी एक एक गज लंबे घास उगे हुए हैं उसमें जी। कोई अवसंरचना ही नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो बच्चे क्या करेंगे? प्रतिभा जगह की मोहताज नहीं होती है, प्रतिभा रिसोर्सेज संसाधनों की भी मोहताज नहीं होती है, वो कहीं पनप सकती है। लेकिन ईशान किशन को झारखंड जाना पड़ता है, वो जमशेदपुर में जाके खेलते थे। मुकेश कुमार अभी टीम इंडिया के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तेज़ गेंदबाज है, बिहार के सिवान जिले से, गोपालगंज से आते हैं। उनको अपनी क्रिकेट प्रतिभा को निखारने के लिए इनफैक्ट बंगाल जाना पड़ा। बिल्कुल। और अगर बिहार के गोपालगंज की कोई बात करता है तो शायद एक ही बिहारी सबके जहन में आता है, वो पंकज त्रिपाठी है। जी, पंकज त्रिपाठी है और कोइंसिडेंटली लालू यादव भी वहीं से है, उनका पूरा कुनबा वहीं से है। अच्छी बात है, पंकज त्रिपाठी के ऊपर कोई क्यों नहीं गर्व करे जी। लेकिन उसी परंपरा के वाहक मुकेश कुमार भी हैं और मुकेश कुमार को क्रिकेट में पहचान अब मिली है तो लोग जाने हैं कि ये बिहार से हैं। जी हाँ, जान रहे हैं। बिल्कुल। लोग उनको तो बंगाल के क्रिकेटर के तौर पे पहचानते तो हैं। बिहारियों के साथ जो एक दुर्भाग्य रहा है, प्रतिभाओं का पलायन, जी। ये पलायन न केवल नौकरी के लिए होता है, न केवल एजुकेशन के लिए होता है, बल्कि अगर आपको कोई भी कैरियर चाहिए तो बिहार से आपको बाहर निकलना मजबूरी बन जाती है आपके लिए। एग्जाम्पल ईशान किशन को देख सकते हैं, इनफैक्ट आप इनको देख सकते हैं, मुकेश कुमार को देख सकते हैं। बीच बीच में जो छिटपुट प्रतिभा आई भी, एक नाम हमें और यहाँ पर उसकी चर्चा करनी चाहिए, वो है अनुकूल राय जी। अनुकूल राय। और इनफैक्ट अभी जो वैभव सूर्यवंशी की बात आप कर रहे थे, ये सब उसी बैकग्राउंड से हैं या फिर उसी भौगोलिक इलाके से आते हैं जहाँ से मैं आता हूँ। तो मुझे काफ़ी गर्व भी होता है जब मैं देखता हूँ कि वैभव सूर्यवंशी 13 साल का लड़का, अभी उसकी ढंग से मुझे भी नहीं आई है और उस पर 1 करोड़ से ऊपर की बोली लगती है और राजस्थान रॉयल्स में जाते हैं जहाँ पर उनकी अब देखभाल, उनकी मेंटरिंग अब राहुल द्रविड़ करेंगे। जी हाँ। तो हमारे लिए गर्व की बात भी है। अनुकूल राय भी उसी इलाके से आते हैं। छिटपुट वो चमके भी हैं क्रिकेट के फलक पे, लेकिन एक तरह से क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने से इन्हें वो पुशअप नहीं मिल पाता है जो अन्य बड़े प्रदेशों के लड़कों को मिल पाता है। जो आप कहे, कोई अगर शिवाजी पार्क में प्रैक्टिस करता है तो उनको जिस तरह की सुविधाएं हैं, वैसी सुविधाएं मोइनुल हक में कभी नहीं हो सकती। बिल्कुल। अभी अगर हम बात करें, जैसे आपने शिवाजी पार्क की बात की, आज़ाद मैदान की बात होती है, तो यशस्वी जायसवाल का नाम सबसे ज़्यादा उभर करके आता है हाल फिलहाल में। और जिस तरीके से वो झंडे गाड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खासतौर में टेस्ट क्रिकेट में अपना लोहा मनवा रहे हैं, चाहे वो भारत हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। अब इनफैक्ट तो ऑस्ट्रेलियाई न्यूज़पेपर, अगर एक भारतीय के लिए शायद इससे ज़्यादा गर्व की बात क्या हो सकती है कि आप ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट सीरीज़ हो रही है, टीम इंडिया वहाँ पहुँच रही है और ऑस्ट्रेलियाई न्यूज़पेपर्स हिंदी में शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और हिंदी के एडजेक्टिव्स जो है वो लग रहे हैं, बिल्कुल जो उपमाएं लग रही हैं भारतीय खिलाड़ियों के लिए। ये क्रेडिट देना पड़ेगा। और आपने जो बात कही अविनाश, आपने बहुत अच्छी बात कही कि क्रिकेट जगत में एमएसडी के उदय के बाद
छोटे शहरों के खिलाड़ियों का भी बोलबाला हुआ। इनको एक मेंटल स्ट्रेंथ मिली, इनको लगा कि हम भी झंडे गाड़ सकते हैं। उससे पहले आप देखें, अगर क्रिकेट की स्क्वाड को पूरा देखें तो 4 खिलाड़ी बॉम्बे से होंगे, 2 बेंगलोर से होंगे, 3 दिल्ली से होंगे, हो गया। बाकी इक्का दुक्का कहीं 1-2 थोड़े बहुत जो पुराने जो जैसे जो पेट्रन्स ऑफ द क्रिकेट जैसे कहा जाते थे, जो घराने होते थे, जैसे सौराष्ट्र हो गया, विदर्भा हो गया, ये सब रॉयल हाउस की वजह से बिल्कुल आप सोच नहीं सकते थे कि मुरादनगर का एक लड़का सुरेश रैना आएगा और क्रिकेट में अपना मुकाम इतना मजबूत बना जाएगा। आप सोच नहीं सकते थे कि मेरठ का एक प्रवीण कुमार आएगा और उसकी ये हैसियत हो जाएगी कि वो स्विंग के बादशाह के नाम से कुछ दिनों तक ही सही लेकिन जाना जाएगा। भुवनेश्वर कुमार उसी कड़ी में है। हालांकि आपने जो एक बात और कही थी कि बीमारू राज्यों के जो क्रिकेटर हैं उनका क्या हो रहा है, एक ये दुर्भाग्य की बात है। थोड़ा सा बीमारू राज्यों के बारे में भी, ये बीमारू शब्द भी है केशव, थोड़ा सा हमारे जो शायद युवा दर्शक हैं इस वाक्य को भी नहीं समझ, इस वर्ड को भी नहीं समझते होंगे कि ये बीमारू राज्य का असल में दर्जा क्यों दिया गया था और बीमारू राज्य थे कौन। हाँ, ये बीमारू राज्य बी से बिहार होता था, एम से मध्य प्रदेश होता था, यू से यूपी होता था, उड़ीसा भी था उसमें शामिल। तो ये कुछ 5-6 जो हिंदी भाषी राज्य थे जिनकी राज्य की अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, जहाँ पर रोजगार की संभावनाएं नहीं थी, बिजनेस नहीं था, उनको बीमारू राज्यों के एक ग्रुप में रखा गया, सो कॉल्ड ग्रुप में, कोट अनकोट। अब हालांकि ये राज्य भी अपनी धाक जता रहे हैं हर क्षेत्र में जी। तो बीमारू विशेषण से किसी को ऑफेंड नहीं होना चाहिए, एक एक्रोनिम बन गया था या है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन उसी में चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश की जी। मध्य प्रदेश के अच्छे क्रिकेटर ज्ञानेंद्र पांडे जी, हमने सुना आए, कहाँ चले गए कोई नहीं जानता है। अभी दूसरे अय्यर जिनकी आप चर्चा कर रहे थे, वेंकटेश अय्यर, वो भी मध्य प्रदेश के लिए क्रिकेट खेलते हैं। जब उनको मौके मिले इंटरनेशनल स्टेज पे तो वो उस तरह की हैसियत नहीं बना पाए अपनी, और फिर उनको उस बहुतायत से मौके भी नहीं मिले जिस बहुतायत से श्रेयस अय्यर को मिलते हैं, क्योंकि वो मुंबई के लिए खेलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को देख करके उनके साथ भेदभाव किया जाता है, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं, लेकिन इनके पास एक कॉन्फिडेंस होता है। जैसे ही अगर आप प्रैक्टिस शिवाजी पार्क में कर रहे हैं और आज़ाद मैदान पर कर रहे हैं, जैसे ही आपको समझ में आता है कि ये वही पार्क है जहां पर तेंदुलकर प्रैक्टिस करते थे, ये वही ग्राउंड है जहां पर रोहित शर्मा खेल कर बड़े हुए हैं, या फिर ये विराट कोहली का ग्राउंड है, तो फिर एक आपको मेंटल बूस्ट मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है जी। और जहां पर क्रिकेट प्रशासन इतना सुदृढ़ नहीं है, व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, उनको हर स्तर पर संघर्ष करना पड़ता है। अविनाश, मैंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक क्रिकेट खेला और एक टाइम में मैं सोचता था कि हेमन ट्रॉफी में मेरा भी सिलेक्शन होगा। मैं ऑनेस्टली बताता हूं कि मेरे साथ खेलने वाले कई सारे क्रिकेटर इतने प्रतिभावान थे। मैं उस समय में देखता था कंकर पत्थर भरा हुआ ग्राउंड होता था और एक लड़का एकदम हॉरिजॉन्टल डाइव करके बॉल पकड़ता था जी। मुझे लगता है कि जितनी तारीफ हमने रविंद्र जडेजा की है, आज से 15-16 साल पहले वो लड़का उससे भी ज़्यादा तारीफ का हकदार था। बिल्कुल। एक मेरे साथ जो ओपन किया करता था डिस्ट्रिक्ट के मैच में, वो आउट ही नहीं होता था, और तेंदुलकर जिस तरह से अपने तमाम शॉट्स खेलता उस तरह से वो शॉट्स खेलता था जी। और डिस्ट्रिक्ट के तमाम प्लेयर्स कहते थे कि इससे अच्छा बैट्समैन इस उम्र में नहीं देखा हमने जी। लेकिन वो कहीं नहीं है। बिल्कुल। और ऐसी कई सारी प्रतिभाएं आपको पूरे देश में देखने को मिल जाएंगी। जैसे हमने पहले शुरुआत भी में किया था कि शायद अभाव जो था, सुविधाओं का अभाव, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अभाव रहा है, वो एक बहुत बड़ा, और जो आपने बहुत सही बात रेज की कि वो कॉन्फिडेंस, तो जाहिर तौर पे ये एक जो जन जागृति जो लेकर के MS धोनी फैक्टर आया है, हाँ। उसने कहीं ना कहीं अब एक, हम ये तो नहीं कह सकते कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, लेकिन एक बराबरी का मौका कहीं ना कहीं अब मिलने तो लगा है जी। बिल्कुल नहीं, और MSD के बाद एक ऐसा समय आया है जब पेरेंट्स भी, हमारे समय में क्या था कि 10th किया, अब 12th की तैयारी में लग जाओ, अब क्रिकेट वगैरह छोड़ो, खेल वेल में कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती थी। 12th किया, मेडिकल भरो, इंजीनियरिंग भरो, और कुछ नहीं हुआ तो DU जाओ जी, हाँ। और DU में ग्रेजुएशन करो, UPSC की तैयारी करो। सारे पेरेंट्स का फोकस वहीं तक था। लेकिन अब एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है जी। मैं अगर अपने घर की ही बात करूं तो मेरे एल्डर ब्रदर हैं, वो अपनी बेटी को टेनिस खिलवा रहे हैं जी। ऐसे अनेक लोग हैं, मेरे और भी रिलेटिव्स हैं, जो अपने बच्चे को सुबह लेके जाते हैं बेंगलोर में प्रैक्टिस करवाने क्रिकेट की जी। वहाँ जो एकेडमीज है उसमें भरे रहते हैं। अब
तो इन प्रदेशों के लोगों की भी मानसिकता बदली है। लोगों को समझ में आ रहा है कि खेलना भी यश का काम है, इसमें धन की भी प्राप्ति होती है। अभी जिस तरह से 23 करोड़ की बोली लग रही है, 24, 26, 27 करोड़ की बोली लग रही है, एक मीम्स चल रहा है अविनाश, मतलब इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए कि नारायण मूर्ति सर की जी एनुअल सैलरी 17 करोड़ है जी। और विराट कोहली सिर्फ आईपीएल में एक सीजन खेलकर 17 करोड़ कमाते हैं। मतलब दोनों का कुछ कंपैरिजन नहीं है, बोथ आर द चैंपियन ऑफ देयर ओन फील्ड। बिल्कुल। लेकिन एक और बात जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, आईपीएल हैज गिवन अ लॉट टू द इंडियन क्रिकेट। जी। उसमें एक ये चीज भी है, इसका जो ग्लैमर है ये प्लेयर्स के साथ साथ प्लेयर्स के बडिंग प्लेयर्स के पेरेंट्स को, परिवारों को और उनके समाज को भी मोटिवेट कर रहा है कि क्रिकेट जैसे खेल में भी अच्छा मुकाम बनाया जा सकता है, फाइनेंशियली भी, सोशली भी, और जिस तरह से लेना चाहें आप, इसको सामाजिक प्रतिष्ठा से भी अगर जोड़ते हैं तो आज देख लीजिए कि एमएसडी से बड़ा कौन स्टार हो सकता है। बिल्कुल। और स्टार्स की तो भारत में कभी शायद क्रिकेट के फील्ड में तो कभी कमी रही नहीं। लेकिन वापस से थोड़ा सा एमएस धोनी के इम्पैक्ट पर आते हैं, और ईशान किशन का जो हमने एक ग्राफ देखा, झारखंड से इन्होंने भी झारखंड को रिप्रेजेंट किया डोमेस्टिक लेवल पर, क्योंकि बिहार में कोई क्रिकेट था नहीं। और अगर बिहार की बात करें तो पिछले 3 दशकों में अगर आप देखिए तो कोई भी खिलाड़ी बिहार को तो रिप्रेजेंट किया ही नहीं है। बिहार का चाहे जहाँ इस मामले में अब मेरा ये स्टेटमेंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है जी, एंड विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड बेगिंग पार्डन इन एडवांस, लेकिन मैं बहुत ही साफगोई से कहता हूं कि ईशान किशन जैसे प्लेयर को सिर्फ और सिर्फ बिहारी होने का खामियाजा उठाना पड़ता है। केवल और केवल उसमें क्या टैलेंट नहीं है साहब, उसने डबल 100 मारे हैं। जब उसे मौका मिला एक मैच में, आपने दिया वो 200 करके दिया है, और उसने जो 200 मारे हैं सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ मारा है। बांग्लादेश के खिलाफ, अब बांग्लादेश को हलवा टीम अब मत समझिए, नहीं देखिए, उनके पास ऐसे क्रिकेट में तो नहीं समझ सकते हैं, और लो वाइट बॉल फॉर्मेट में आप नहीं समझ सकते हैं। वहां पर उन्होंने 200 करके दिया, अगले मैच में आपने उसे ड्रॉप कर दिया। फिर आता है वर्ल्ड कप में एक मैच शुभमन गिल बीमार रहते हैं, उनको मिलता है, एवरेज परफॉर्मेंस होता है, नहीं हो पाता है। दूसरे मैच से उनका पूरा पत्ता साफ, पूरी सीरीज में। और एक बात और देखिए अविनाश, वर्ल्ड कप जो हारी है, अगर ईशान किशन, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल जैसे बैट्समैन अगर आपके लाइनअप में होते तो नतीजा बदल सकता है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि आप अगर आई एम ह्यूज फैन ऑफ केएल राहुल और विराट कोहली, लेकिन आप देखें ऊपर से रोहित शर्मा और नीचे सूर्य कुमार यादव, इसके बीच में जितने बैट्समैन हैं तकरीबन सारे बल्लेबाजों की शैली एक ही जैसी थी, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे उनके बाद आने वाले केएल राहुल हों। ये सब मैच बनाने वाले प्लेयर हैं, ये अपना इक्का दुक्का खेलेंगे, गैप्स ढूंढेंगे, मैच को आगे लेके जाएंगे। लेकिन जो एक प्रवेश होता है, आया और डिसमेंटल कर दिया अटैक को, तो रोहित शर्मा जितने मैचों में कर रहे थे तो हो जाता था। उस मैच में रोहित शर्मा नहीं चले तो कोई काउंटर अटैक करने वाला नहीं था आपके पास। इसी तरह से अगर आपके और सूर्य कुमार यादव थे तो उनको काफी नीचे भेजा गया, तो वो एक स्ट्रेटजिक मिस्टेक कह सकते हैं, कंट्रोवर्शियल कॉल रहा बिल्कुल। लेकिन मैं ये मानता हूं कि उस लाइनअप में अगर यशस्वी जायसवाल जैसा, ऋषभ पंत ने गावा में कैसे पिछला टेस्ट जिताया था, जहां से कोई ड्रॉ कराने की भी नहीं सोच सकता, वहां पर उन्होंने काउंटर अटैक शुरू किया और उनका कार्नेज तब खत्म हुआ जब इंडिया मैच जीत गई। जी हाँ। तो उसी तरह से आपके लाइनअप में नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बिहारी होने की वजह से। केएल राहुल बेंगलोर से आते हैं, राहुल द्रविड़ उनको सपोर्ट कर रहे थे। शुभमन गिल पंजाब से आते हैं, उनके पीछे पूरी पंजाब की लॉबी है। फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली के अपना एक कॉकस भी होता है, हर एक कैप्टन का और कोच का होता है। सिर्फ इसलिए ईशान किशन को जगह नहीं मिल रही थी प्लेइंग 11 में, वरना उनके टैलेंट में, उनके परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं थी। आप बता दीजिए कि कौन सा मैच उन्होंने खराब खेला था जो उनको बाहर कर दिया गया। और एक 23-24 साल के लड़के को मेंटल फैटिग क्यों नहीं होगा? सीरीज दर सीरीज उसे आप टूर करा रहे हैं, एक मैच तक नहीं देते हैं खेलने के लिए। दूसरी जो सीरीज आई जहां से वो वापस आ गए थे, उसमें आप जितेश शर्मा, अगर मैं सही हूं तो उससे आप कीपिंग करवा रहे हैं और इसको बाहर बिठा रहे हैं। जी हाँ। तो अब केएल राहुल रहेंगे तब ये नहीं खेलेंगे, ऋषभ पंत रहेंगे तब ये नहीं खेलेंगे, अब जितेश शर्मा भी रहेंगे तब भी ये नहीं खेलेंगे। एक और नाम जुड़ गया है, ध्रुव जुरेल भी है। ध्रुव जुरेल, तो मतलब
सिर्फ आपको यह मतलब अटपटा लगे, लेकिन मेरे जैसे अनेक लोग हैं और मैं अपनी बात डेटा के माध्यम से भी रख रहा हूं। देख लीजिए उनका रिकॉर्ड, उनके पिछले परफॉर्मेंसेस क्यों बाहर किया जाता है। यही संजू सैमसन के साथ हो रहा था। अभी संजू सैमसन को देखिए मौके मिले हैं, वो छक्के छुड़ा रहे हैं। जी हाँ। ईशान किशन की जितनी पोटेंशियल है उसका अगर 10% इंडियन क्रिकेट इस्तेमाल कर ले तो इट विल श्योरली गो टू द नेक्स्ट लेवल। जी बिल्कुल। और अगर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं और पोटेंशियल पर राइज करने की बात कर रहे हैं तो एक और बड़ा अभी चर्चा का विषय जो काफ़ी गर्म हो रखा है केशव, वो है अर्जुन तेंदुलकर को स्पॉट मिलता है, आईपीएल की टीम खरीदती है उनको। वहीं द न्यू बैड बॉय ऑफ इंडियन क्रिकेट जो लेबल कर दिया है पृथ्वी शॉ को, उनको कोई टीम नहीं मिलती है, खरीदार नहीं मिलता है। और क्यों? रीज़न शायद एक बहुत बड़ा कारण जो बोला जाता है कि उनके अंदर डिसिप्लिन की कमी है। और लेकिन भाई डिसिप्लिन आप खिला करके भी खिलाड़ी में ला सकते हैं, बैठा करके आप कैसे लेकर के आएंगे। और यही खिलाड़ी था जो तकरीबन कुछ महीनों पहले काउंटी में जाता है, 200 से 250 रन मारता है काउंटी के मुकाबले में। और तब क्या उसका डिसिप्लिन ख़त्म हो चुका था या पूरा नहीं था जब उसने दोहरा शतक लगाया एक काउंटी के क्रिकेट में? पृथ्वी शॉ पे मैं कुछ तकनीकी बातें भी करूंगा जी। हैविंग सेड दैट, पृथ्वी शॉ का भी बैकग्राउंड बिहारी ही है। बिहार के गया जिले से उनके परिवार के लोग चले गए थे मुंबई अपनी आजीविका के लिए। खैर ठीक है, लेकिन मैं उनको इस तरह से बिहारी नहीं मानता हूँ जिस तरह से ईशान किशन या मुकेश कुमार। वो तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन महाराष्ट्र। उनका एक्सेंट से भी पता चलता है कि बिहारी नहीं, मराठी ज़्यादा है। वो मराठी। खैर ठीक है। एक बात यह भी है कि पृथ्वी शॉ को भले इंडिया में ज़्यादा मौके ना मिले हों, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे बहुत सारे मौके मिले जी। और ज़्यादातर मौके पर वो अपने आप को साबित नहीं कर पाए। अरे कैसे कह रहे हैं भाई, रणजी में पहले डेब्यू पे शतक है, ईरानी ट्रॉफी में डेब्यू पे शतक है, हर डोमेस्टिक टूर्नामेंट में सब डेब्यू पे शतक और है। बिल्कुल टेस्ट डेब्यू पे शतक है। और इसके अलावा भी अगर आप उनके रिकॉर्ड्स को उठा करके देखें, उनके परफॉर्मेंस को भी उठा करके, अभी मुंबई के स्क्वाड से उनको ड्रॉप किया गया था, वापस उनको पिक किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक तेंदुलकर नाम जुड़ा हुआ होने की वजह से ऐसा मैं नहीं मानता हूं। अगर तेंदुलकर नाम जुड़ा होने से अगर पिक हो जाता तो तेंदुलकर को महाराष्ट्र मुंबई की टीम को छोड़कर गोवा नहीं जाना पड़ता जी। और जैसे तेंदुलकर का उनका जो कैरियर रहा और जैसा उनका सोशल बिहेवियर रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि तेंदुलकर कभी अपने बेटे के लिए किसी को सिफारिश करेंगे कि हमारे बच्चे को उठा लो। लोग भी मतलब हो सकता है कि तेंदुलकर के प्रभाव में आए, लेकिन आप देखिए कि वही अर्जुन तेंदुलकर फर्स्ट राउंड में अनसोल्ड रह जाते हैं जी। उनके लिए बोली ही नहीं लगती है। हमारी आपकी पहले भी बात हुई थी, आपने कहा था कि एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो सकता है मुंबई इंडियंस का, और उन्होंने बाद में एक्सेलरेटेड बिड में उनको उठाने का फायदा आपके साथ ये है कि कोई आपको चैलेंज नहीं करेगा, क्योंकि किसी के पास उतने पैसे नहीं होते हैं। तो ये जाहिर तौर पर वो एक स्ट्रेटेजिक मूव, और हम शायद वही एक्सपेक्ट कर रहे थे पृथ्वी शॉ के भी केस में कि भाई 75 लाख नहीं। आप आईपीएल में देख लीजिए जितने मौके पृथ्वी शॉ को मिले हैं, उसका 10% भी अर्जुन तेंदुलकर को नहीं मिला है। अभी तक 3 सीजन वो खेल चुके हैं मुंबई इंडियंस के साथ। पहले नेट बॉलर थे और जब स्क्वाड के हिसाब से कितने मैचेस मिले, 4 या 5 मैच मिले हैं। और आई स्टिल बिलीव अर्जुन तेंदुलकर ऑल्सो हैज गॉट इक्वल पोटेंशियल। चलिए, और मेरे ख्याल से पृथ्वी शॉ और ये दोनों एक ही टाइम पे क्रिकेट खेलना शुरू। तकरीबन तस्वीरें भी आती है। पृथ्वी शॉ मुंबई के लिए खेलते रहे और तेंदुलकर के बेटे को गोवा जाना थोड़ा पहले जाइए, 10 साल पहले चलते हैं। सचिन तेंदुलकर का फेयरवेल मैच, बॉल बॉय पृथ्वी शॉ भी है, बॉल बॉय अर्जुन तेंदुलकर भी है जी। बिल्कुल। और कई बार खुद सचिन तेंदुलकर ने पृथ्वी शॉ को अप्रिशिएट किया है जी। हाँ। और ये हालांकि तेंदुलकर नए खिलाड़ियों को उनको उनका मोरल बूस्ट करते रहते हैं, उनकी प्रशंसा करते रहते हैं, लेकिन पृथ्वी शॉ को मेरे ख्याल से जो आप कह रहे हैं कि न्यू बैड बॉय ऑफ इंडियन क्रिकेट, वो थोड़ा सा दिखता है उनमें, जो हमेशा कंट्रोवर्सीज में रहते हैं। तो फ्रेंचाइजीज भी ऐसे नाम को अपने साथ जोड़ना नहीं चाहते हैं। दूसरा, जो इनडिसिप्लिन जो है वो उनके फिजिक पे भी झलकता है जी। एक बात गौर कीजिए अविनाश, जो मुंबई के पिचेज होते हैं ना, वहाँ पर मिट्टी जो होती है थोड़ी सख्त होती है, बॉल बाउंस आता है। इसलिए आप देखेंगे मुंबई के खिलाड़ी कट और पुल बहुत अच्छा खेलते हैं जी।
दिल्ली के बैट्समैन बॉल यहाँ पर ज़्यादातर ऊपर डाली जाती है, इसलिए स्ट्रेट ड्राइव अच्छा लगाता है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि तेंदुलकर का स्ट्रेट ड्राइव अच्छा नहीं था, उससे ज़्यादा आइकॉनिक स्ट्रेट ड्राइव किसी का नहीं है, लेकिन ऐसा समझा जाता है जी। और 1-2 पाउंड वेट बढ़ जाने से आपके रिफ्लेक्सेस पर उसका असर पड़ता है। तो जिस तरह से उन्होंने वेट गेन किया है, वो पृथ्वी शॉ का सबसे अच्छा कट हुआ करता था जी। मुंबई खिलाड़ी हैं, पुल अच्छा करते हैं। पहला मैच जब खेल रहे थे तो लोगों ने बोला ये तो भाई सचिन और लारा का मिश्रण कॉम्बिनेशन है, वीरेंद्र सहवाग और लारा का कॉम्बिनेशन, सचिन और लारा का कॉम्बिनेशन बहुत सारे लोगों ये हाल के दिनों में रोहित शर्मा जैसे कद्दावर बैट्समैन के बल्लेबाजी में भी आप देखेंगे जो पुल शॉट रोहित शर्मा का सबसे बड़ा हथियार था। मेरे ख्याल से रोहित शर्मा ने भी अभी कुछ वेट गेन किया है। देखिए पुल उनके बैट पे नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मिस टाइम वो कर रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कैन मेक अ डिफरेंस। तो पृथ्वी शॉ को इससे हताश होने की जरूरत नहीं है। उनको आईपीएल में भी काफ़ी मौके मिले हैं, डोमेस्टिक लेवल पे आप कह रहे हैं कि फिर से उन्हें मुंबई की टीम में पिक किया गया है, तो एक आप कह सकते हैं रिवेंज के लिए, जैसे भी हो अपने आप को साबित करने के लिए ही शुड टेक सम लर्निंग फ्रॉम हियर। उनको अपनी फिटनेस पे काम करना चाहिए और थोड़ी सी उनकी तकनीक भी एक्सपोज हुई थी पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे में, जहां वो बार बार बैट और पैड के बीच से कर रहे थे। हालांकि अभी उन्होंने उस कमजोरी पे अच्छा काम किया है, काउंटी में रन मारे हैं और जहां भी उनको मौके मिलते हैं, बड़ी बड़ी पालियां तो बहुत सारी नहीं आई हैं उनकी, लेकिन प्रतिभा तो उनमें है ही। मैदान के किसी भी हिस्से में बॉल को पहुंचाने और अच्छी से अच्छी गेंद को मारने की क्षमता वो रखते हैं। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे ये साबित भी किया है, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की जी। ये छिटपुट प्रदर्शन मायने नहीं रखता है। तो पृथ्वी शॉ के लिए आई डोंट से कि उनके लिए दुनिया खत्म हो जाती है, आई कैन नॉट राइट हिम ऑफ जी। बिल्कुल। और अभी तो उम्र उनके साथ अभी उनका क्रिकेट काफी बाकी है, उन्हें अपने आप को सहेजना चाहिए एंड दिस इज द राइट टाइम। और मुझे लगता है ये अभी नहीं तो कभी नहीं। जी हाँ, और ऐसे में शायद पेरेंट्स की भूमिका जो है वो थोड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कहते हैं कि शोहरत जो है वो सर पे भी चढ़ने लगती है। विनोद कांबली का एग्जाम्पल दिया जाता है, तेंदुलकर से अच्छे बल्लेबाज किसी समय उनको समझा जाता है। पृथ्वी शॉ के साथ एक और बात रही, जो पेरेंट्स कह रहे हैं या बैकग्राउंड, इसका भी रोल होता है। पृथ्वी शॉ अनफॉर्चुनेटली उनकी माँ उनके बचपन में चली गई थी और पिताजी ने उनको रेज किया है, सिंगल पेरेंट कह सकते हैं। और जितना वो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ज़्यादा ग्लैमर को कैसे हैंडल करना है खुद नहीं पता है, बेटे को कैसे सिखाएंगे, ये सारी चीज़ें होती है, हो जाता है। लेकिन पृथ्वी शॉ अब उस लेवल पे जा चुके हैं जहाँ से वो अपने आप को रिवाइव कर सकते हैं। नाउ ही नोज कि ग्लैमर क्या है, क्रिकेट क्या है, पैसा क्या है, शोहरत क्या है, सब कुछ उन्हें पता चल गया है और नाकामयाबी क्या है ये भी उन्हें पता चल गया है। तो अब ये एक मौका है उनके लिए कि ही शुड गो वर्क हार्ड एंड हार्डर ऑन हिमसेल्फ, अपने तकनीक पे काम करें, अपनी फिटनेस पे काम करें एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगले सीजन में पृथ्वी शॉ को हम खेलते देखेंगे। बिल्कुल। देखिए, तो न सिर्फ पृथ्वी शॉ, हम उम्मीद करते हैं वैभव सूर्यवंशी शायद पहला सीज़न है, ड्रेसिंग रूम का हिस्सा रहेंगे, सीखेंगे, देखेंगे। और ये भी देखना दिलचस्प रहने वाला है कि राजस्थान रॉयल्स इस युवा प्रतिभा को कैसे तराशती है, क्योंकि अब तराशना ही एक फ्रेंचाइज अभी इस उम्र में कर सकती है। वन इंडिया पॉडकास्ट की इस अपनी चर्चा को, जिसका हमने नाम रखा है बाउंड्री के बाहर, इसे यहीं विराम देते हैं। किसी अगले दिन मिलेंगे, किसी और दिन मिलेंगे, किसी नए टॉपिक पर, किसी नए विषय पर बात करेंगे। और केशव और हमारी ये जो कॉन्वर्सेशंस है जी थोड़ा फ्री व्हीलिंग और चलेंगी जी। वैभव सूर्यवंशी के लिए मेरा दिल धड़कता है। वो हमारे इलाके का लड़का है, क्रिकेट में आया है और उसकी इतनी अच्छी बिडिंग हुई है। सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि उसकी मेंटरिंग राहुल द्रविड़ करेंगे। अब वो एक सेफ हैंड में है, एक भविष्य का सितारा। उनके ऊपर हम अगले अंक में चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए, राहुल द्रविड़ और उनके कंट्रीब्यूशन पर भी थोड़ी बातें होंगी। फिलहाल इस एपिसोड में बाउंड्री के बाहर में बस इतना ही। धन्यवाद।